Hello and welcome to online classes. I am Khalid Mahmood. Today we are going to study Government of India Act 1990. सबसे पहले Government of India Act was passed in 1990. This act is also known as Montagu-Chelmsford Reforms जो है. Montagu-Chelmsford किस लिए कहते हैं? Montagu was the Secretary of the State and Lord Chelms was the Viceroy of the Viceroy of India. So this act is known as चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट 1990 जो है. अब इसमें जो है हम पढ़ेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस इसमें डेवलपमेंट हुई थी और ये एक्ट क्या था. एक्चुअली द एक्ट कवर्ड 10 years फ्रॉम 1990 टू 1929. ये 10 years तक जो है ये स्टिपुलेटेड पीरियड इसमें दिया गया था. दिस एक्ट रिप्रेजेंटेड द एंड ऑफ बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म जो था. इसकी ये जो था इस एक्ट इसका मतलब ये था कि बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म जो डेस्पोटिक अंदाज जो था इनका ज़ालमाना रवैया जो था इसका ब्रिटिश का उसको ख़त्म करना था. एंड बिगिन द जेनेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया. और ये क्या था कि इंडिया के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को जो था यहाँ पे उसको लाना था. It was set to be reviewed by the Simon Commission in 10 years. ये एक्ट जो था ये 1919 में बना था और 1929 में इसके लिए एक स्टिपुलेटेड पीरियड रखा था कि इसको रिव्यू किया जाएगा. तो साइमन कमीशन जो थी 10 years के बाद उसको रिव्यू करना था वहाँ यहाँ पे. तो अब ये एक्ट जो था इसका मकसद क्या था? द एक्ट प्रोवाइडेड ए ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स. इस एक्ट ने एक ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दी, जैसे सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल जो है लेजिस्लेचर जो है. अब इसमें ये इसका बेस ये था कि इसमें जो है इन्होंने डिवीजन ऑफ स्टेट सब्जेक्ट जो है डिवीजन ऑफ पावर्स या सब्जेक्ट जो है उनको डिवाइड कर दिया. सेंट्रल लेजिस्लेचर को सेपरेट जो है सब्जेक्ट दे दिए जिसके अकॉर्डिंग सेंट्रल लेजिस्लेचर कानून बना सकता था, और स्टेट को जो है सेपरेट दे दिए जिसमें सिर्फ स्टेट और ये प्रोविंसेस जो थे वो अपने जो है पावर्स वगैरह उनको दे दी, और वो क्या थे वो खुद इन पे क्या लॉज वगैरह बना सकते थे. और एक इम्पॉर्टेंट वर्क क्या था कि लेजिस्लेचर इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव, उसको अकाउंटेबल बना दिया. अब इसमें क्या था, जिस तरह आजकल इंडिया में जो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट जो है 3 डिफरेंट किस्म की डिवीजन ऑफ पावर जो है कर दिए, जिसमें यूनियन लिस्ट पे सिर्फ जो है सेंटर कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट बना सकती है, एंड कंकरेंट लिस्ट पे जो है दोनों यूनियन एंड स्टेट जो है बोथ आर एंटाइटल्ड टू मेक लॉज ऑन द कंकरेंट लिस्ट जो है. बट इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इनकन्सिस्टेंसी जो है तो सेंट्रल लॉ ऑलवेज प्रिवेल, यूनियन लॉ जो है प्रिवेल ओवर द स्टेट लिस्ट जो है. तो इसमें यह था. तो द एक्ट प्रोवाइडेड ए ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डायआर्की. इसने एक ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डाई मीन टू, आर्की मीन फॉर्म ऑफ द रूल, यानी ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसने बना दी फॉर द मेजर प्रोविंसेस जो है, जितने भी इसके बड़े प्रोविंसेस थे. इन ईच सच प्रोविंस कंट्रोल ऑफ सम एरियाज ऑफ गवर्नमेंट. हर एक प्रोविंस में जो था एरियाज जो गवर्नमेंट को कंट्रोल करने वाला एक एरिया बना दिया. द ट्रांसफ़र लिस्ट वेर गिवन टू ए गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स. इसमें जो ट्रांसफ़र लिस्ट जो थी वो किसको, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर को दे दी, आंसरेबल टू द प्रोविंशियल काउंसिल. वो किसके आंसरेबल थे? प्रोविंशियल काउंसिल के. द ट्रांसफ़र लिस्ट इंक्लूडेड एग्रीकल्चर. ट्रांसफ़र लिस्ट में क्या सिस्टम था? एग्रीकल्चर, सुपरविजन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन. द प्रोविंशियल काउंसिल वेर एनलार्ज. प्रोविंशियल काउंसिल जो था उसको ज़्यादा बढ़ा दिया. At the same time, all other areas of the government, the reserved list जो थे remained under the control of the viceroy. और reserved list जो थे किसके कंट्रोल में थे? वाइसराय के. द रिजर्व लिस्ट इंक्लूडेड डिफेंस, मिलिट्री, फॉरेन अफेयर एंड कम्युनिकेशन जो है ये इंडिया में आज भी जो है ये यूनियन लिस्ट को दिया जाता है. डिफेंस, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन, करेंसी जो है ये यूनियन लिस्ट को आज भी दिया जाता है. तो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उसको भी इनलार्ज कर लिया है और रिफॉर्म कर दिया. इट बिकेम ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर फॉर ऑल द इंडिया. इसने इंडिया के लिए एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी एक ड्यूल फॉर्म ऑफ सिस्टम बना दिया, जिसमें लोकसभा या राज्यसभा आज जैसे है, बाई इंडिया के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी 2 किस्म का
क्या है, लेजिस्लेचर है, लॉ मेकिंग बॉडी है फॉर ऑल द इंडिया। द लोअर हाउस वाज द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें लोअर हाउस जो था वो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जिसमें विच वाज कंसिस्ट ऑफ 145 मेंबर्स, ऑफ विच 104 वेर इलेक्टेड एंड 41 वेर नॉमिनेटेड। 104 जो इलेक्ट किए जाते हैं, 41 नॉमिनेट किए जाए। विद ए टेनवर ऑफ 3 ईयर्स, उनकी कितनी टेनवर थी, 3 साल के लिए। द अपर हाउस वाज द काउंसिल ऑफ द स्टेट, अपर हाउस जो था उनका काउंसिल ऑफ स्टेट था, कंसिस्ट ऑफ 34 इलेक्टेड 26 नॉमिनेटेड मेंबर विद ए टेनवर ऑफ 5 ईयर्स। इंडिया के अंदर आज भी जो है लोअर हाउस और अपर हाउस जो है, लोअर हाउस जिसको हम लोकसभा कहते हैं और अपर हाउस जो है वो जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा के जो मेंबर हैं यहाँ पे उनकी फिक्सड टेनवर जो है 6 ईयर्स के लिए होती है, यानी वो हाउस जो है वो डिज़ाल्व कभी नहीं होता है, वो परमानेंट मेंबर होते हैं। लेकिन लोकसभा जो है इंडिया के अंदर उसकी टेनवर जो है 5 ईयर्स है। इसमें आजकल जो है मेंबर्स थोड़े इंक्रीज़ हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो आजकल इंडिया के अंदर जो ज़्यादा ये कॉन्स्टिट्यूशन का या ये पार्लियामेंट का जो पूरा स्ट्रक्चर जो है ये 1999 से निकल कर आया है। तो इसके सेलियंट फीचर ऑफ द एक्ट वेर एज फॉलोज, इसके क्या थे, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस एट द प्रोविंशियल लेवल। डायरकी मीन्स ए ड्यूल सेट ऑफ गवर्नमेंट, one is accountable, the other is not accountable. Subject of provinces government were divided in 2 groups. Government को one group was reserved, other group was transferred. The reserved subject were controlled by the British governor of the province. The transferred subject were given to the Indian minister of the provinces. So I think that it's enough today. Tomorrow we will read inshallah the next chapter.